नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु क्लास के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। आज हम जानेंगे राजस्थान के उस स्वर्णिम इतिहास को, जहां वीरता, संस्कृति और ज्ञान की वो कहानियां जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। राजस्थान जीके के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, वो भी एकदम आसान भाषा में विस्तार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऐतिहासिक यात्रा को। जो भी नए बंदे जुड़े हैं हमारे इस परिवार राजगुरु क्लासेज के परिवार में, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ राज्य उसकी स्थापना किसने की थी? राणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप या राणा कुंभा ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बप्पा रावल। बप्पा रावल राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही महान योद्धा थे। ये कुशल शासक माने जाते हैं। इन्होंने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 8वीं शताब्दी के अंदर। ये गुहिल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं बप्पा रावल। इन्हें मेवाड़ का संस्थापक भी कहा जाता है, माना जाता है। इनका मूल नाम कालभोज था, लेकिन बप्पा एक उपाधि थी। बप्पा का मतलब क्या होता है? पिता। जो इन्हें एक उपाधि मिली थी, जो इनके महान कार्यों को लिए जनता ने या प्रजा ने इन्हें ये उपाधि दी थी, बप्पा। बप्पा रावल ने भारत के कई हिस्सों के अंदर पूर्व आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया था और अरब आक्रांता भारत में इस्लाम फैलाने आए थे। तब बप्पा रावल ने अन्य राजपूत राजाओं के साथ मिलकर उन्हें हराया था। मेवाड़ को एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित भी बप्पा रावल ने किया था, जो आगे चलकर राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं की भूमि बनी। उनकी राजधानी पहले नागदा थी। पहले बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? नागदा। बाद में इन्होंने इसको चित्तौड़ बना दिया, नागदा से स्थानांतरित कर दिया चित्तौड़। बप्पा रावल ने न केवल सैन्य शक्ति और राज्य को मजबूत किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी क्षेत्र को बहुत ज्यादा समृद्ध और मजबूत किया। उन्होंने शिव भक्त होने के कारण कई मंदिरों का भी निर्माण भी करवाया, जिसमें एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर। ये शिव भक्त थे, इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एकलिंग जी का मंदिर। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बप्पा रावल ने शासन की शुरुआत किस वंश से की थी? बप्पा रावल ने अपने शासन की शुरुआत किस वंश से की थी? गुप्त वंश, प्रतिहार वंश, गोहिल वंश या चौहान वंश? बप्पा रावल ने अपने शासन की शुरुआत की थी गोहिल वंश से। बप्पा रावल गोहिल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, या सबसे प्रसिद्ध शासक ही थे ये। गोहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में कई किंवदंतियां हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय यह है कि यह वंश भगवान राम के पुत्र कुश की वंशावली से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यह गोहिल वंश है तो भगवान राम के जो पुत्र कुश है, उनकी वंशावली, उनके वंशज माने जाते हैं। इस वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में गोहिल ने की थी, लेकिन इसे सशक्त और संगठित रूप में बप्पा रावल के समय में मिला था। गोहिल वंश को राजपूत वंशों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। ये मेवाड़ का सबसे पुराना वंश, यानी बहुत ही पुराना वंश था, सबसे ही पुराना वंश है। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के आसपास मेवाड़ की बागडोर संभाली और चित्तौड़ को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने 734 ईस्वी के अंदर मेवाड़ की बागडोर संभाल कर और चित्तौड़ को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। इन्होंने केवल राजनीतिक सत्ता की नींव नहीं रखी थी, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में भी राज्य को और उन्नत किया और विकसित किया। चलो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है राजस्थान में? मौर्यकालीन है, हड़प्पा सभ्यता है,
गुप्त कालीन है या कुषाण काल है। कालीबंगा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा होगी आपके, इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, जो घग्गर नदी के किनारे भी है। हनुमानगढ़ और राजस्थान के उत्तर दिशा के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए घग्गर नदी है, वो आपको पता है पाकिस्तान की तरफ जाती है। तो इस घग्गर नदी के किनारे यह कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक प्राचीन स्थल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है, और ये भारत में इस सभ्यता के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक है। तो सबसे प्रमुख स्थल है उनमें से ये एक है। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, जो यहाँ मर्द भांडों की विशेषता से भी जुड़ा हुआ है। कालीबंगा में खुदाई 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा की गई थी, यानी कालीबंगा की खुदाई है वो 1960 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातत्व संरक्षण है उन्होंने की थी। खुदाई से पता चला है कि यहाँ दो प्रमुख चरणों की बस्तियाँ थी, एक पूर्व हड़प्पा और दूसरी हड़प्पा कालीन। यहाँ पर ईंटों से बनी सड़कों, घरों, कुओं और एक व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के अवशेष भी मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन नगर यानी नागरी कहाँ स्थित है? नगर कहाँ स्थित है? नगर किसको कहते हैं? नगर है, प्राचीन नगर है वो जिसको नागरी भी कहते हैं, यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नागरी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है, जिसे प्राचीन मांडलगढ़ भी कहा जाता है। यह स्थान बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ है नगर या नगरी, ये नागरी नहीं है, नगरी है ना, आ की मात्रा लगी है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नगरी जो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी खुदाई से मालवा और मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगरी का इतिहास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से भी पहले का है। यहाँ से मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के सिक्के, मूर्तियाँ और अन्य कलात्मक वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह शहर व्यापार और संस्कृति और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा में किस सिंधु सभ्यता का प्रमाण मिलता है? कालीबंगा के अंदर कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है? बताइए। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या सरस्वती घाटी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सरस्वती घाटी। कालीबंगा से प्राप्त प्रमाण सरस्वती घाटी सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। सरस्वती नदी जो अब सूख चुकी है, वैसे इसको विलुप्त भी मानते हैं, मतलब अब यह सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो गई। कभी इस क्षेत्र में बहती भी थी लेकिन अब विलुप्त हो गई। कई विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ा भाग सरस्वती नदी के किनारे फैला हुआ था, यानी सरस्वती नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी और कालीबंगा इसका प्रमुख केंद्र था। सरस्वती घाटी की सभ्यता में जल प्रबंधन, कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों की उच्च स्तर की जानकारी मिलती है। कालीबंगा में पाए गए खेतों की हल, बुस्सी की लकीरें, मिट्टी के पात्र और अग्निवेदी जैसी संरचनाएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ रहने वाले लोग संगठित और उन्नत जीवन शैली जीते थे। ये कालीबंगा सभ्यता की खोज या उत्खननकर्ता कौन थे? अगर ऐसा भी सवाल आ जाए तो इसके है बीबीलाल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भीनमाल नगर किस प्राचीन विद्वान का जन्म स्थान है? भीनमाल नगर है वो किस प्राचीन विद्वान का जन्म स्थान है? चाणक्य, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? भीनमाल नगर किस प्राचीन विद्वान का जन्म स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मगुप्त। भीनमाल जो राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है,
ये कहाँ है? भीनमाल राजस्थान का जालोर जिला है, उसके अंदर स्थित है भीनमाल। प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर भी रहा है ये। इसे प्राचीन काल में श्रीमाल के भी नाम से जाना जाता था, यानी भीनमाल को है वो पहले श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी भी रहा है भीनमाल। इस नगर का सबसे बड़ा गौरव ये है कि ये स्थान प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान है। यानी ब्रह्मगुप्त है, इनका जन्म स्थान भीनमाल है, जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। अगला सवाल देखते हैं, गोसुंडी अभिलेख किससे संबंधित है? गोसुंडी अभिलेख किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो गोसुंडी अभिलेख है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। गोसुंडी अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जहाँ एक गांव गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे वैष्णव धर्म से संबंधित माना जाता है। यानी गोसुंडी अभिलेख को वैष्णव धर्म से संबंधित माना जाता है। यह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है और ब्रह्म लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ब्रह्म लिपि के अंदर लिखा गया है और संस्कृत भाषा के अंदर भी लिखा गया है। चलो अगला नेक्स्ट सवाल, अहाड़ किस सभ्यता का केंद्र था? अहाड़ है वो किस सभ्यता का केंद्र था? सिंधु, चालकोलिथिक, वैदिक या मौर्य? अहाड़ है वो किस सभ्यता का केंद्र था? तो इसका सही जवाब होगा चालकोलिथिक। अहाड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक प्राचीन स्थल है। अहाड़ सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर है। ये बहुत प्राचीन स्थल है जो भारत की चालकोलिथिक सभ्यता यानी ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। यह क्षेत्र लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 5 ईसा पूर्व तक एक उन्नत मानव बस्ती का केंद्र रहा है। अहाड़ की खुदाई 1950 के दशक में हुई थी और इससे मिली वस्तुएं इसे भारत की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं में स्थान दिलाती है। अहाड़ सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाता था, यानी यहाँ तांबे का और साथ में पत्थर का भी उपयोग किया जाता था। यहाँ तांबे से निर्मित औजार, मिट्टी के बर्तन, मकानों के अवशेष और भट्टी जैसी संरचना भी प्राप्त हुई है। यहाँ से जो पक्की ईंटों की दीवारें मिली थी, जल निकासी प्रणाली और अनाज भंडारण प्रणाली ये दिखाती है कि उस समय के लोग तकनीकी रूप में काफी विकसित थे। अगला सवाल देखते हैं, वाटपाल शब्द किस काल से संबंधित है? वाटपाल, वाटपाल का मतलब क्या होता है? वाटपाल शब्द है वो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, मौर्य काल, प्रतिहार काल या कर्नाटक काल? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतिहार काल। वाटपाल एक प्रशासनिक और सामाजिक पद था। गुर्जर प्रतिहार काल के दौरान राजस्थान और मध्य भारत में प्रचलित ये था वाटपाल। ये सब दो भागों से बना है, दो भागों से मिलकर बना है। वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है बाग, बगीचे या भूमि, और पाल का मतलब होता है रक्षक या संरक्षक, अर्थात बाग बगीचे या जो भूमि है उसकी रक्षा करना। तो भूमि या बाग का जो रक्षक होता है उसको कहते हैं वाटपाल। प्रतिहार वंश के शासन काल में सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी। इस काल में खेती, सिंचाई और भूमि प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वाटपालों की नियुक्ति इस उद्देश्य से होती थी कि वे भूमि की सुरक्षा करें, सिंचाई व्यवस्था देखें और संग्रहण में मदद करें। अगला सवाल देखते हैं, हर्ष पर्वत
अभिलेख किस शासक का है? हर्ष पर्वत अभिलेख है वो निम्न में से किस शासक का है? सम्राट अशोक या नागभट्ट द्वितीय, चंद्रगुप्त अथवा हर्षवर्धन? तो हर्ष पर्वत अभिलेख है ये है आपके किस शासक का है? यह नागभट्ट द्वितीय का। हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक पहाड़ी है। हर्ष पर्वत, पर्वत से भी पता चलता है कि एक पहाड़ी है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के सीकर जिले के अंदर। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वे गुर्जर प्रतिहार वंश के महान शासक नागभट्ट द्वितीय से संबंधित है। यहाँ का जो अभिलेख है वो गुर्जर प्रतिहार का महान शासक नागभट्ट द्वितीय उससे संबंधित है। ये जो अभिलेख है वो 9वीं शताब्दी का है और ये ब्रह्मलिपि के अंदर संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय की विजय गाथा का वर्णन है और नागभट्ट द्वितीय ने अपनी सेना के बल पर कई दुश्मनों को परास्त किया था और अपने शासन को उत्तर भारत के बड़े हिस्से तक फैलाया था। यानी उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से तक अपने शासन को फैलाया था, शासन को। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और अपनी शक्ति से प्रतिहार साम्राज्य को एक नया उत्कर्ष दिया। अगला सवाल देखते हैं। जो भी साथी नए जुड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। गंगानगर के पास स्थित बारोरी किस सभ्यता का भाग है? हड़प्पा, वैदिक, गुप्त या मौर्य? इसका सही जवाब क्या होगा? गंगानगर के पास स्थित जो बारोरी सभ्यता है ये हड़प्पा का एक भाग है। बारोरी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर गगन नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ये स्थल है जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इससे संबंधित भी है, जो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारत की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता मानी जाती है। बारोरी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी हड़प्पाई संस्कृति का एक व्यापक प्रभाव था। यहाँ बारोरी स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी और यहाँ से कई हड़प्पाई विशेषताएं प्राप्त हुई है, जैसे मिट्टी के बर्तन, ईंटों की बनी संरचनाएं, ताम्र धातु के औजारें, मोहरें, आभूषण वगैरह वगैरह आदि। यहाँ से प्राप्त धातु यंत्रों और भंडारण संरचनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि यह स्थल किसी विकसित और संगठित समाज का हिस्सा रहा है। अगला सवाल। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुर्जर प्रदेश कहलाता था? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो गुर्जर प्रदेश कहलाता था? मारवाड़, मेवाड़, अजमेर या शेखावटी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अजमेर। अजमेर को गुर्जर प्रदेश भी कहा जाता था। प्राचीन भारत के मध्यकाल में राजस्थान का जो अजमेर क्षेत्र है उसको गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यह नाम विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश की उपस्थिति और प्रभुत्व के कारण प्रचलित हुआ। यानी यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश है वो बहुत ज़्यादा इनकी उपस्थिति थी। गुर्जर प्रतिहार वंश ने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया था। इन्होंने 8वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बनाया था इन्होंने। अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी के अंदर, 7वीं शताब्दी के आसपास राजा अजयराज चौहान ने की थी, परंतु इससे पहले यह गुर्जर के नियंत्रण में था। यानी पहले यह किन के नियंत्रण में था? अजमेर गुर्जर के। जब अजयराज चौहान ने इसकी स्थापना की उससे पहले गुर्जर प्रदेश शब्द का उल्लेख विभिन्न प्राचीन अभिलेखों और ग्रंथों में भी मिलता है। अगला सवाल। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? भीनमाल, उदयपुर, जैसलमेर या जोधपुर? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी भीनमाल के अंदर। गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी भीनमाल थी। पुरानी प्रारंभ यानी शुरुआत की राजधानी है वो भीनमाल थी, जो वर्तमान में राजस्थान के जालोर जिले के अंदर स्थित है। यह भीनमाल प्राचीन काल में इसे श्रीमाल भी कहते हैं। यानी भीनमाल का प्राचीन नाम है
वो श्रीमाल भी है। यह नगर 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्यकाल में पश्चिम भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। भीनमाल में विद्वानों, कवियों, गणितज्ञों और खगोल शास्त्रियों की बड़ी संख्या निवास करती थी। इसी नगर में प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का भी जन्म हुआ था भीनमाल के अंदर, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। अगला सवाल देखते हैं, नागवट प्रथम किस वंश से था? नागवट प्रथम है वो किस वंश से था? परमार, प्रतिहार, चौहान या गहलोत? तो नागवट प्रथम है वो प्रतिहार वंश से था। नागवट प्रथम राजस्थान के इतिहास में एक महान शासक था, जिन्होंने 8वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागवट प्रथम को इसी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों के समय भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नागवट प्रथम ने इनका शासन क्षेत्र पश्चिमी भारत, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ था। भारत के पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान और गुजरात है, तो विशेष रूप से यहाँ तक फैला हुआ था। नागवट प्रथम ने अपने शासनकाल में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं को पराजित किया था और भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा की। इस विजय के बाद उन्हें प्रतिहार यानी रक्षक की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला सवाल, रणथंभौर के पुराने नामों में कौन शामिल है? रणथंभौर के जो पुराने नाम है उनमें कौन शामिल है? रणपुर, रणगढ़, रणस्थली या थंबेश्वर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रणस्थली। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणस्थली था, जो युद्ध भूमि या रणभूमि का प्रतीक है, यानी जो युद्ध भूमि या रणभूमि है इसको कहते हैं रणस्थली। यह नाम इस क्षेत्र के इतिहास को परिभाषित करता है, क्योंकि यह क्षेत्र सदियों तक युद्ध और संघर्ष का केंद्र रहा है। रणथंभौर का किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है और यह अरावली तथा विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर बसा हुआ है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है, इनके दोनों संगम, जहाँ इनका संगम होता है वहाँ पर ये रणथंभौर है वो बसा हुआ है, रणथंभौर का किला। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहानों द्वारा कराया गया था, परंतु इससे पहले यह क्षेत्र रणस्थली के नाम से प्रसिद्ध भी था। अगला सवाल, वसुंधरा अभिलेख कहाँ से मिलता है? अजमेर, टोंक, उदयपुर या चूरू? तो वसुंधरा अभिलेख है वो टोंक से मिलता है। वसुंधरा अभिलेख राजस्थान के टोंक जिले से प्राप्त एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल या साक्ष्य है, जो हमें राजस्थान के प्राचीन इतिहास, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में अमूल्य जानकारी देता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है तथा इसका संबंध प्राचीन गुर्जर प्रतिहार काल से जोड़ा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, प्राचीन चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था? प्राचीन चित्तौड़ है उसको क्या नाम दिया गया? चित्तौड़गढ़, चित्रकूट, विजयगढ़ या प्रतापगढ़? तो प्राचीन चित्तौड़ को नाम दिया गया था चित्रकूट, यानी चित्तौड़ को चित्रकूट भी कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ को प्राचीन काल में चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। यह नाम संस्कृत शब्दों चित्र और कुट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता चित्रित पर्वत या सुंदर पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए यह नाम सार्थक प्रतीक होता है। चित्रकूट के नाम का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, अभिलेखों और लोक कथाओं में भी मिलता है। इसका उल्लेख भट्टिक काव्य और कई अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी हुआ है। चित्तौड़ को चित्रकूट कहे जाने का प्रमुख कारण यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटा, किले की ऊंचाई और धार्मिकता थी। अगला सवाल,
राजस्थान नाम का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? राजस्थान नाम का सबसे पहला प्रयोग निम्न में से किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल टोड, विसेंट स्मिथ या बिशप हीबर? तो इसका सही जवाब होगा कर्नल टोड। राजस्थान शब्द का सबसे पहला औपचारिक प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने किया था। उन्होंने 1829 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस शब्द का उपयोग किया, जिससे यह नाम प्रचलन में आया था। जो ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इसका 1929 में यह प्रसिद्ध पुस्तक थी, प्रकाशित की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। कुंडलपुर कहाँ स्थित है? बीकानेर, बांसवाड़ा, धौलपुर या नागौर? कुंडलपुर है वो कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर। कुंडलपुर राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका प्राचीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन भारत की जैन संस्कृति, ब्राह्मण परंपरा और शिक्षा प्रणाली से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। शाकद्वीपीय ब्राह्मण राजस्थान में किस क्षेत्र में बसे हैं? मेवाड़, मारवाड़, झालावाड़ या अलवर? शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, ये झालावाड़ से संबंधित है। शाकद्वीपीय ब्राह्मण एक विशिष्ट ब्राह्मण समुदाय है, जिनकी उत्पत्ति का संबंध ईरान से माना जाता है। यह समुदाय भारत में आयुर्वेद, सूर्य पूजा और ज्योतिष विज्ञान के प्रमुख प्रचारक माने जाते हैं। राजस्थान में यह समुदाय विशेष रूप से झालावाड़ क्षेत्र में आकर बसा था। ऐतिहासिक मान्यता है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण भारत में सूर्य उपासना के साथ आए थे और इन्हें सूर्य मंदिरों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। झालावाड़ में स्थित झालरा पाटन का सूर्य मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां आज भी यह समुदाय पूर्ण रूप से सक्रिय है। तो सभी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सभी से एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।